हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के एक नेक्स्ट फार्मूले के बारे में। फर्स्ट फार्मूला जो हमने किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, वो हमने किया था लीस्ट कॉस्ट मेथड। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूले के बारे में और वो है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। और बोर्ड पे आपको शो भी हो रहा है, सॉल्व द गिवन क्वेश्चन बाय वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। और क्वेश्चन भी आपको गिवन है, लेकिन फार्मूला हमें यूज कैसे करना है, कैसे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो यहां अप्लाई होगा, क्या क्या उसका फार्मूला रहेगा, क्या उसके स्टेप्स रहेंगे, हम क्वेश्चन के साथ साथ इसे क्लियर करते हैं। अगर मैं इसको पहले समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो आपको शायद इतना क्लियर नहीं हो, तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे कि पहले हमने क्वेश्चन किया था लीस्ट कॉस्ट मेथड, उसमें भी कुछ ऐसी ही टेबल थी। तो पहला जो हमारा काम था, मैंने वहां पे भी बताया था कि पहले हमें चेक करना है कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि जो सप्लाई और डिमांड है वो इक्वल है या नहीं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही यही है, कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन हो, सप्लाई और डिमांड वो इक्वल होनी चाहिए। हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम भी किए और आज ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में डिफरेंस आखिर क्या है? देखिए, असाइनमेंट मेथड के लिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के लिए जो एक बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि जो वो मेथड है वो अप्लाई होगा n/n मैट्रिक्स पे। n/n का मतलब वहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स बननी चाहिए, यानी कि जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हमें मिलने चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स भी आप उसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ हमें क्या चेक करना है? हमें यहाँ चेक करना है कि सप्लाई और डिमांड इक्वल हो। अगर इक्वल है तभी हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम पहले सप्लाई और डिमांड को इक्वल हम लेकर के आएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो, सप्लाई और डिमांड इक्वल है या नहीं है, चेक कर लीजिए। मैंने चेक कर लिया कि ये दोनों इक्वल ही हैं, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, अब ये इक्वल है, जितना सम सप्लाई का उतना ही सम डिमांड का भी है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना, अब हमने लिस्ट कॉस्ट मेथड में किया था कि इस कंप्लीट टेबल में मिनिमम को हमने मिनिमम अप्लाई किया था, यानी मिनिमम वैल्यू को रो और कॉलम में से जो एंट्री मिनिमम थी, यानी सप्लाई और डिमांड में से जो एंट्री हमारी मिनिमम थी, हमने उसको वो अप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है? हमें यहाँ सभी रो और कॉलम में, यानी 1 बाय 1 सभी रो से और 1 बाय 1 सभी कॉलम में से हमें दो लीस्ट वैल्यूज का डिफरेंस चेक करना है। हमें क्या करना है? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के थ्रू ये मेथड हमें क्या करता है कि दो मिनिमम कॉस्ट, जो दो मिनिमम वैल्यू है रो और कॉलम में, वो आपको एक बार चेक करनी है। देखो कैसे। फर्स्ट रो में देखिए सबसे कम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू क्या है? 1, और सेकेंड मिनिमम वैल्यू क्या है? 3। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। मैंने लिख दिया साइड में। फिर देखो यहाँ मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 3। इसके बाद सेकंड मिनिमम वैल्यू क्या है? 4। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे 3 तो है, मैं क्या बोल रहा हूं, दो मिनिमम वैल्यू दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट मिनिमम वैल्यू तो 3 है, चाहे ये 3 लो या ये 3 लो। उसके बाद सेकंड मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 3 के बाद 4। तो इनका डिफरेंस कितना है? 1। सिमिलरली मिनिमम 3, यहां 4, 1, फिर 1 और 2, तो डिफरेंस कितना आ गया? 1। तो ये तो हमने रो वाइज चेक कर लिया। कॉलम वाइज मिनिमम 3, उसके बाद 4, 1, मिनिमम 1 देन 3, तो डिफरेंस कितना आ गया? 2। मिनिमम 3 देन 4, डिफरेंस इज 1। मिनिमम 2 एंड सेकेंड मिनिमम 3, डिफरेंस इज 1। तो ये हमने सभी डिफरेंस हमने शो कर लिए, यानी जो मिनिमम जहाँ कॉस्ट है, यानी जो मिनिमम हमें चाहिए वैल्यू, उसके बाद सेकेंड मिनिमम के बीच में गैप कितना है। अब ये अप्रोक्सीमेशन मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हमें क्या कहता है कि जहां गैप सबसे ज़्यादा है, यानी डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा है, हमें उसे टारगेट करना है। हमें सबसे पहले उस डिफरेंस को भरना है, हमें उस डिफरेंस को फुलफिल करना है। जहां जो डिफरेंस आ रहा है इस कॉस्ट का, मिनिमम वैल्यूज का, उसे हमें फुलफिल करना है। और ये बहुत जो हमने लिस्ट कॉस्ट मेथड किया था उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे अच्छा रिजल्ट हमें देता है, उससे अच्छा ऑप्टिमाइजेशन की ओर हमें लेके जाता है। तो ये जो डिफरेंस है
इसको बोलते हैं पेनल्टीज। पेनल्टीज, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं पेनल्टी। ठीक है, तो पेनल्टीज हैं ये जो दो मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस है। अब देखिए हमें टारगेट करना है मैक्सिमम पेनल्टी को, तो मैक्सिमम पेनल्टी क्या है, 2 है, और वो भी 2 टाइम्स है, यहां भी और यहां भी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर कोई भी पेनल्टी टाई हो रही है तो अब उसको किसी को भी आप यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम क्या है 2, और ये भी 2, मैं इस 2 से चलता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस 2 से चल सकते हो, अगर इसमें डाउट है तो आपको। तो इस 2 के लिए, यानी इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया। अब उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद वही हमें करना है क्या, मिनिमम को मिनिमम, यानी इस फर्स्ट रो में मिनिमम क्या है 1 है। अब इस 1 के लिए यहाँ पे कितना है 34, और यहाँ कितना है 25। तो क्या अलॉट होगा, मिनिमम को मिनिमम होगा, तो मिनिमम क्या है 25 है। तो इस 1 को 25 हम क्या करते हैं, अलॉट कर देते हैं। तो जब इस 1 को हम 25 अलॉट कर देंगे, हमने यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया इसको 25, तो एंट्री कहाँ हुई है, यहाँ से हुई है, तो ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये जो कॉलम है ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना रह जाएगा 25 इसकी डिमांड थी, 34 सप्लाई थी, तो डिमांड हमने 25 इसकी फुलफिल कर दी, रिमेनिंग क्या रह गया 9, तो सप्लाई यहाँ पे क्या रह जाएगी 9। तो वैसे ही नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो नेक्स्ट टेबल बनेगी उसमें ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सभी कॉलम एज इट इज। तो सबसे पहले हम एज इट इज जो पोर्शन है उसको हम लिख देते हैं, तो लिख देते हैं फिर से। तो क्या आएगी वैल्यूज देखो, जब हम फिर से इसको लिखते हैं सेकंड स्टेप के लिए, तो देखिए जरा, कितने कॉलम थे 4, अब कितने रह गए 3, और रो कितनी रहेगी, रो 4 रहेंगी हमारे पास, क्योंकि 4 रो है, रो से हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं आई, हमारी एंट्री कॉलम से गई थी, इसलिए हम कॉलम को हटा दिया यहाँ से। तो हमारे पास कॉलम रह गया फर्स्ट, सेकंड हट गया, थर्ड एंड 4, और उसकी एंट्रीज हमारे पास कुछ इस तरह से 5, 3, 6 एंड 4। देन ये कॉलम हमारा हट चुका, क्योंकि एंट्रीज हमने यहाँ से दी थी 3, 5, 4, 4, तो 3, 5, 4 एंड 4, और लास्ट 3, 4, 3, 2, तो 3, 4, 3, 2। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई हमारे पास क्या रहेगी 9, 15, 12 एंड 19, और डिमांड रहेगी हमारे पास जो है 21, 25 हट गया, 17 एंड 17। तो टोटल देखिए सप्लाई और डिमांड टोटल कितनी आ रही है, ये आ रही है 55। चेक कर लेते हैं 34, 35 एंड 2 55। यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए 55 आएगा। तो डिमांड और सप्लाई फिर से इक्वल होनी चाहिए। हो गए, हमने ये कॉलम लिख दिया, और इसके बारे में पहले से मालूम है हमें, हमने इसको लिस्ट कॉस्ट मेथड में भी किया है, तो और एज इट इज़ हमने इसमें भी कर दिया। अब फिर से हमें क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यूज़ को अलॉट करने से पहले हमें फिर से पेनल्टीज चेक करनी है। तो फिर पेनल्टीज चेक करेंगे, तो पेनल्टी यहाँ पे देखो, दो मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, 3 के बाद क्या है 5, तो पेनल्टी कितनी आ गई 2, 3 के बाद 4, तो डिफरेंस 1 का, 3 के बाद 4 डिफरेंस 1, 2 के बाद 4 तो 2। किस चीज़ का डिफरेंस है, दो मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे मिनिमम 3 देन 4 1, 3 एंड 4 1, 2 एंड 3 1। तो हमने सभी पेनल्टीज फिर से चेक कर ली, हो गई। अब देखिए हमें करना क्या है, फिर से वही मैक्सिमम पेनल्टी, जहाँ मैक्सिमम पेनल्टी है उसको हमें यूज करना है, मैक्सिमम पेनल्टी में हमें असाइन करना है, हमें अलॉट करना है। अब फर्स्ट 2 ले लें या लास्ट 2 ले लेते हैं रो में, चाहे तो इस 2 के बारे में बात कर लें, चाहे इस 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं इस फर्स्ट 2 के बारे में बात करूं तो इसका मतलब है मैं फिर से फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर रहा हूं। जब हम फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें मिनिमम को मिनिमम दे रहे हैं। अब देखो वहां भी मिनिमम भी टाई हो रहा है, क्या ये 3 और ये 3, इस 3 को करेंगे तो 9 या 17 में से 9 देंगे, इस 3 को करेंगे तब भी 9 और 17 में से 9 देंगे, यानी मिनिमम भी क्या हो रहे हैं यहाँ पे टाई हो रहे हैं, और दोनों साइड वैल्यूज जो हम दे रहे हैं वो भी टाई हो रही है।
ठीक है, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, चाहे तो इस 3 को चाहे इस 3 को, 9 ही आएगा, वो दोनों तरफ 17 है, तो यहाँ रहेगा भी हमारे पास क्या 8। तो मैं इस 3 को यानी कि लास्ट वाले 3 को 9 अलॉट कर देता हूँ। 9 अलॉट मैंने यहाँ कर दिया इस 3 को, और यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ हमारे पास रह जाएगा 8। ठीक है, अब एंट्री कहाँ से हुई, इस रो से हुई, यानी कि ये रो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अब की बार नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वहाँ अब 3 रो और 3 कॉलम ही बनेंगे, तो हम जल्दी से इसे बना लेते हैं। तो 3 रो और 3 कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा 3 रो एंड 3 कॉलम, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और जो वैल्यूज है इसमें लिखी जाएगी वो वैल्यूज में लिख देता हूं। वो वैल्यूज आ जाएंगे, देखो हमारे पास B C एंड D, और यहाँ है फर्स्ट, थर्ड एंड 4। तो 3 5 4 6 4 3 4 4 2, ये सभी वैल्यूज सॉरी। यहां से सप्लाई 15 12 19, और यहां से डिमांड 21 17 एंड 8, 21 17 एंड 8, ये हमारे पास है डिमांड। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए सप्लाई एंड डिमांड इक्वल है या नहीं है। 17 एंड 8 25 एंड 21 46, यहाँ से भी चेक कर लीजिए 27 47 एंड 9 56, तो 56 डिमांड और सप्लाई इक्वल है। अब फिर वही हमें क्या करना है, 1 बाय 1 वही स्टेप हमें करना है। फिर से पेनल्टीज, दो मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस, दैट इज 1, 3 के बाद 4, 3 एंड 4 1, 2 एंड 4 2, 3 एंड 4 1, 4 एंड 5 1, 2 एंड 3 1। तो अब एक ही मैक्सिमम पेनल्टी है, वो है 2। अब हमें उसे ही टारगेट करना होगा, उस 2 को। मैक्सिमम में मिनिमम को मिनिमम, यानी मैक्सिमम पेनल्टी में मिनिमम को मिनिमम। अब मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ है, लास्ट रो के लिए, लास्ट रो ये है, इसमें मिनिमम क्या है 2। अब इस 2 को 8 या 19, और हमें मालूम है मिनिमम को मिनिमम देंगे, तो 2 को हम क्या लोड कर देंगे 8, और यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा हमारे पास 11। तो हम क्या करें, हम मिनिमम को मिनिमम दे देते हैं। तो मिनिमम को जब मिनिमम हम देंगे तो यहाँ 2 की जगह आ जाएगा 8, हमने इसको अलॉट कर दिया 8, और सप्लाई में 19 में से 8 कम हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा 11। और अब की बार एंट्री कहाँ से आई है, इस कॉलम से, तो इस कॉलम को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्लियर है, इस कॉलम को हम नेक्स्ट स्टेप में कट कर देंगे, और ओनली कितने कॉलम रह जाएंगे, कॉलम रह जाएंगे 2, और रो रह जाएंगे हमारे पास 3। तो करते हैं नेक्स्ट कॉलम 2 और रो 3। तो नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट और थर्ड 2 कॉलम रह जाएंगे, और रो रह जाएंगी 3, और वो कौन कौन सी रह जाएंगी, वो रहेंगी हमारे पास B C एंड D, B C एंड D। तो देखिए वैल्यूज हमारे पास क्या रह जाएंगी, तो B C एंड D, फर्स्ट और थर्ड 3 5 6 4 4 एंड 4, ये रह जाएंगी, ये 2 कॉलम रह जाएंगे बस। सप्लाई के लिए हमारे पास वैल्यूज रहेंगी, वो रहेंगी 15 12 एंड 11, 15 12 एंड 11। और डिमांड के लिए हमारे पास वैल्यूज रह जाएंगी, क्या डिमांड के लिए वैल्यू रहेगी हमारे पास 21 एंड 17, 21 एंड 17। ठीक है स्टूडेंट, 21 एंड 17। तो अब फिर से चेक कर लो, सप्लाई और डिमांड करते रहना इसको चेक। अब फिर से हम वो ही करते हैं, क्या पेनल्टीज चेक करते हैं, मैक्सिमम पेनल्टीज, डिफरेंस है 2, डिफरेंस है 2, और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज टाई हो गई, 4 एंड 4 दोनों जगह सेम है, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है दोनों की वैल्यू में। फिर यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, 3 के बाद 4 1, अब 4 के बाद 1 5, तो भी 1। अब फिर से पेनल्टीज हाईएस्ट कितनी है 2, किसके लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड कुछ भी हो, पेनल्टीज क्या दोनों के लिए सेम है।
तो अगर सेम है तो कोई भी 2 हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इस 2 को यूज़ करूँगा तो इस 3 को हमें सिलेक्ट करना होगा, इस 2 को यूज़ करूँगा तो इस 4 को हमें सिलेक्ट करना होगा। तो मैं फर्स्ट 2 को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। फर्स्ट 2 के लिए यानी कि इस 2 के लिए इस रो में मिनिमम को मिनिमम देना है कितना, 21 या 15, तो मैं दूंगा 15 क्योंकि 21 मैक्सिमम है, मिनिमम को मिनिमम जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये रो कंसीडर नहीं होगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पे कितना रह जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 6 क्योंकि 15 तो 6 तो आ ही गया हमारे पास यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कैलकुलेशन होगा 2 रो और 2 कॉलम का होगा, जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगी, 2 रोज एंड 2 कॉलम। वैल्यूज़ क्या रहेंगी इनमें, वैल्यूज़ रहेंगी 6 4 4 4 सी एंड डी, और इसके अलावा फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है। सप्लाई देख लीजिए, सप्लाई हमारे पास यहाँ रहेगी 12 और यहाँ रहेगी 11 दैट इज 23। 6 एंड 17 हमारे पास डिमांड रहेगी, दिस विच इज आल्सो 23। अब देखिए डिफरेंस अगेन, डिफरेंस 2, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं क्योंकि दोनों मिनिमम वैल्यू सेम है। डिफरेंस 2, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है ना, डिफरेंस इस दोनों में बीच में डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच में दोनों मिनिमम वैल्यू तो दो अलग अलग तो है नहीं, सेम ही तो है, तो क्या डिफरेंस आएगा, कुछ भी नहीं। सिमिलरली इन दोनों में डिफरेंस 2 है, इसमें कुछ भी नहीं। अब 2 जगह टाई हो रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस वो भी 2 × 2, चाहे तो इस 2 की बात करें चाहे इस 2 की बात कर लें। इस 2 को लेंगे तो मिनिमम 4 आएगा, इस 2 को लेंगे तब भी मिनिमम 4 आएगा। इस मिनिमम के लिए मिनिमम कितना आएगा 12, इस मिनिमम के लिए मिनिमम कितना आएगा 6। तो मैं इसी 2 को ले रहा हूँ, तो इसी 2 को जब हम कंसीडर करूँगा इस 2 के लिए यानी इस रो में, तो मिनिमम को मिनिमम देना, मिनिमम को 12 या 17 में से क्या देंगे 12 देंगे। एंट्री कहाँ से हो रही है, इस रो से, तो नेक्स्ट में यहाँ कितना रह जाएगा 5 और ये रो कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी नेक्स्ट स्टेप के लिए। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये रो हट जाएगी, कितना रहेगा 4 × 4। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा उसमें हमारे पास जो वैल्यूज रहेंगी वो कुछ इस तरह से रह जाएंगी। देखो एक ही कॉलम, एक ही रो और 2 कॉलम, और दोनों वैल्यूज कितनी है 4 × 4 है। इसके लिए 6 × 5 और यहाँ कितना है 11, क्या सेम है 6 × 5 और 11। ये रो है डी और कॉलम है फर्स्ट एंड थर्ड। अब देख लीजिए फिर से, अब तो यहाँ तो डिफरेंस तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि 2 मिनिमम वैल्यू के लिए चाहिए, दोनों सेम ही है और वैसे भी कुछ भी नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, हमें जस्ट असाइन करना है। अब दोनों मिनिमम 4 × 4 है, तो एक को 5 असाइन होगा और एक को 6 असाइन होगा। चाहे किसी भी 4 को 5 कर दो, चाहे किसी भी 4 को 6 कर दो। अगर मिनिमम मैं ये मानता हूँ तो इसको इन दोनों से मिनिमम क्या आएगा 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ कितना आ जाएगा 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो इसको 6 तो आएगा ही आएगा। या इसे मिनिमम मान लो 4 को, तो इन दोनों में से इसको क्या आएगा 6, तो यहाँ कितना रह जाएगा 5, तो इस 4 के लिए 5 तो आएगा ही आएगा। तो ये टोटल हमारे असाइंड हो गए हैं। तो जितने भी हमने असाइन कर लिया, हम मेन यहाँ पे शो कर देते हैं कि जो जो हमने असाइन किया है वो क्या वैल्यू है, और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या है। तो इन सभी के बिहाफ पर जो हमने सभी असाइन किए वैल्यूज मैं वो यहाँ शो कर रहा हूँ। तो देख लीजिए कैसे होगी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये हैं सारी जो भी हमने एलोकेट किया है, जो भी एलोकेशंस हमने गिव दिए, तो ये सारी वो एलोकेशंस हैं। 1 by 1 हमने इसको शो कर दिया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था इस सभी के लिए सबसे पहले इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशंस के लिए क्या जरूरी है कि सभी रो और कॉलम में एटलीस्ट एक नंबर, एक वैल्यू असाइन होनी जरूरी है, एक वैल्यू एलोकेट होनी जरूरी है। देखो सभी रो और कॉलम में एक एक तो है ही है, चेक कर लीजिए। कोई भी रो और कॉलम ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो, कोई एटलीस्ट एक तो है ही है। फिर इसके बाद मैंने ये बताया था क्या हमारे पास टोटल एलोकेशन कितनी आनी चाहिए m+n-1। तो क्या m+n-1 है, m क्या नंबर ऑफ रो, n क्या नंबर ऑफ कॉलम, तो 4 + 4 - 1 दैट इज 7। तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलोकेशन है। तो ये क्या हो गया, ये नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन भी होगा। एंड प्लस जितनी भी एलोकेशंस हैं जो ब्लैक पेन से मैंने शो किया है वो सभी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया फिजिबल भी हो गया। तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। और आंसर एक्चुअल में है कितना, कैसे हमें पता चलेगा, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 1 × 25 प्लस यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 × 3
प्लस 4 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 एंड प्लस 8 इंटू 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, 27, 48, 24, 20 एंड 16। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 160। तो टोटल हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो रहेगा हमारे पास 160। तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो आज का टॉपिक था, यही कुछ हमें उसमें करना है। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत इजी सिंपल ये मेथड है, आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चंस करने हैं। जहाँ प्रॉब्लम होगी, मुझे मालूम है प्रॉब्लम कहाँ होगी, उसके भी आप एक नई वीडियो में जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं पहले 1 बाय 1 सभी टॉपिक को कवर करूंगा, एक एक क्वेश्चन में सभी टॉपिक का करवा करके फिर जो कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, जो प्रॉब्लम हमारी आ सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा इसी तरह से इस YouTube वीडियो के साथ, इस YouTube चैनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नए मेथड के साथ। थैंक यू।